हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज नितिन गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करेंगे, मतलब जो जिसका स्टॉक काफ़ी टाइम से प्रेशर में है और लगातार उस प्रेशर की वजह से स्टॉक गिरता जा रहा है। और उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हमको फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए और उसमें कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो उस बेस पर हमें क्या करना चाहिए। एग्जिट करना चाहिए, एवरेजिंग करनी चाहिए अगर हमारे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, या फिर हमें उसको एज ए अपॉर्चुनिटी, अगर वो गिर रहा है तो एज ए अपॉर्चुनिटी लेकर उसमें पोजीशन बनानी चाहिए। इस तरह से हम उसका एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि हमें आगे के इसमें क्या करना चाहिए। चलिए चलते हैं आज की कंपनी पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कंपनी का नाम है राजेश एक्सपोर्ट्स। और ये लगातार पिछले कुछ टाइम से लगातार ये गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। और पहले से समझ लेते हैं कि बिजनेस कंपनी का क्या है और किस तरह से हम इसमें ट्रीट कर सकते हैं। Incorporated in 1989, Rajesh Export Limited is a manufacturer of gold and gold products. तो 98 से कंपनी एग्जिस्ट है अपने बिजनेस में। की पॉइंट बिजनेस ओवरव्यू। कंपनी इज a gold refiner, manufacturer and exporter of gold product. It is the only company in the world with presence across the entire value chain of gold from refining to detailing. तो ये बहुत बड़ी बात है कि कंपनी एक रिफाइनरी गोल्ड के अंदर रिफाइन करती है, मैन्युफैक्चर्स है और एक्सपोर्ट भी करती है गोल्ड प्रोडक्ट्स को। और ये ओनली कंपनी है वर्ल्ड के अंदर जो इस तरह का काम करती है। प्रोसेसिंग 35% of gold products in the world. Companies manufacturing and R&D facility are at Bangalore, and the main refining facility is at Belarus, Switzerland. It has a design portfolio of 29,000 actively jewelry design selling then full retail channels. तो कंपनी के जो दो R&D फैसिलिटी वो बैंगलोर के अंदर है और एक रिफाइनिंग फैसिलिटी वो स्विट्जरलैंड के अंदर है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो: हैंडमेड प्लेन गोल्ड ज्वेलरी, हैंडमेड स्टडी गोल्ड ज्वेलरी, कैस्टिंग ज्वेलरी, मशीन चेन्स, मशीन बैंगल्स, पाइप ज्वेलरी, होलो ज्वेलरी, एंटिक ज्वेलरी, चेन्स एंड नेकलेस, बैंगल्स, ब्रेसलेट, फिंगर रिंग्स, इयर रिंग्स etc इनके प्रोडक्ट्स हैं। रिटेलिंग: कंपनी सेल गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी थ्रू इट्स रिटेल चेन स्टोर ऑफ ब्रांड नेम शुभ ज्वेलर्स। इट हैज 80 ज्वेलर शोरूम इन कर्नाटका। जो कंपनी है अपने प्रोडक्ट को सेल करती है अपने ब्रांड नेम से जिसका नाम है शुभ ज्वेलर्स, और इसके ऑलमोस्ट 80 शोरूम है कर्नाटका के अंदर। The company is a 100% subsidiary of Reliance Singapore Pte Limited, which had further stepped down subsidy welcome the South Switzerland region at Riyadh, UAE. तो कंपनी की सब्सिडी भी है और ये सिंगापुर और वेलकम भी स्विट्जरलैंड के अंदर। The acquisition of Bellecombie company acquired Bellecombie in 2015। Bellecombie को उन्होंने 2015 में एक्वायर किया था और ऑलमोस्ट $400 million की कॉस्ट पर। वाज वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड रिफाइनरी, लार्जेस्ट वर्ल्ड प्रोड्यूसर एंड द टाइम ऑफ एक्विजिशन इट हेडक्वार्टर इन बेलेन स्विट्जरलैंड इन 53 रोड्स। मतलब जिस टाइम पर उन्होंने इसको एक्वायर किया था तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट गोल्ड रिफाइनरी कंपनी थी, लार्जेस्ट गोल्ड प्रोडक्ट्स की कंपनी थी उस टाइम पर। और इनका जो हेडक्वार्टर है वो 53 इयर्स ओल्ड था स्विट्जरलैंड के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी: कंपनी हैज ए टू फाइनिंग फैसिलिटी वियर वेलकम्बी एंड स्विट्जरलैंड विद ए कैपेसिटी टू refine 24 tons of precious metal, and Andhra facility in Uttarakhand with a capacity to refine 400 ton of precious metal. Company has set up various manufacturing facility with the main facility being at Bangalore, Cochin and Dubai. They have a combined capacity to manufacture 350 tons of gold jewelry and gold products per annum. Exports: company the only government recognized 5-star export house in the jewelry sector. It exports to 60 plus country. Gold bar produced by Bellecombie are exported in major billion banks across the world, while gold jewelry is exported the white label manufacturer and wholesale across the world, wholesale them to leading jewelry brands. तो कंपनी मतलब इंडिया के अंदर एक इकलौती कंपनी है जिसको गवर्नमेंट की तरफ से एक 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है और 60 प्लस कंट्री में एक्सपोर्ट करती है। Company generated revenue mainly from operation which include interest received on fixed deposit and mutual fund. PL scheme: on 22 July 2012, company signed a program agreement with the Ministry of Heavy Industry, Government of India for production of advanced chemistry called energy for lithium cells. लिथियम सेल्स के अंदर भी शायद ये कुछ कर रहे हैं। और ये इनका फ्यूचर आउटलुक: कंपनी इज वर्किंग टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग फ्रंट एंड ऑपरेशन वेयर इट विल ग्रोइंग इट्स रिटेल प्रेजेंस बाय इंक्रीजिंग अ नंबर इट्स शोरूम ग्लोबली एंड बाय लॉन्चिंग इट्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन इट्स प्रोडक्ट। तो ये इनका जो फ्यूचर प्लान है, ये अपने नंबर ऑफ स्टोर बढ़ाने पे काम कर रहे हैं, साथ में एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च करेंगे जिससे ये अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से ये बेच पाएंगे। तो ये बेसिकली कंपनी, तो अब इस तरह से हम देख सकते हैं कंपनी एक लीडिंग पोजीशन अपने सेक्टर में कायम रखती है और कई कई सेक्टर में फाइंड तो ये ओनली वन कंपनी है, मतलब इसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है एक तरह से। ठीक है, और गवर्नमेंट से इनको एक 5 स्टार रेटिंग का अवार्ड रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है।
अब मार्केट कैप देखते हैं इसकी 10,023 करोड़ की करंट मार्केट कैप है। स्टॉक की 20.9 का है, आरओसी 10.9% की है। लास्ट 12 मंथ का प्रॉफिट 1142 का है करोड़ का है। प्रोमोटर होल्डिंग 54.6% है। इन्वेस्टी भी 30.2% है। करंट प्राइस 346 का है। बुक वैल्यू 516 की है। बुक वैल्यू से काफी नीचे कंपनी ट्रेड कर रही है। आरओ 10.5% है। प्राइसिंग परसेंटेज कोई है नहीं। हाई प्राइस ऑल टाइम 1030 का है। हाई लो जो उनका अभी इन्होंने लो बनाया था, हाई अपना लो बनाया था 250 का, जो रिसेंटली बनाया था 299 का था, और हाई 778 का। डिविडेंड कंपनी थोड़ा बहुत देती है, फेज वैल्यू 1 की है। डेट टू इक्विटी ना के बराबर है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 29.5 करोड़ है। तो देख सकते हैं कि इतना होने के बावजूद कंपनी के ऊपर प्लेजिंग परसेंट कोई नहीं है, प्रमोटर की डेट कोई नहीं है, ठीक है, और ऊपर से फिर भी और लॉस भी नहीं, अभी तक ये प्रॉफिट में कंपनी है। तो ये तो स्ट्रॉन्ग चीज हमें यहाँ नजर आती है। अब क्वार्टर में चलते हैं। जो लास्ट ईयर अगर दिसंबर के उन्होंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिए रिजल्ट, और लास्ट ईयर दिसंबर में जो उनकी सेल थी वो 94,474 करोड़ की थी, और इस बार वो घटकर 65,477 करोड़ की हुई। और जो इनका नेट प्रॉफिट 422 करोड़ हुआ करता था वो घटकर 12 करोड़, ओनली 12 करोड़ पे आ गया, मतलब सिंगल डबल डिजिट पे आ गया। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। और उससे पहले अगर हम क्वार्टर देखें सितंबर का, तो 80,270 से जो सेल घटकर इनकी 38,660 हुई, और उसमें भी जो प्रॉफिट इनका हुआ करता था 373 करोड़, वो घटकर 45 करोड़ ही रह गया था। उससे पहले क्वार्टर की बात करें, जून में इनका 49 497 करोड़ से लेकर बढ़ा था 85,689 का था। मार्च में 8580 से लेकर 115448 का था। तो उससे पहले को लास्ट दो क्वार्टर को छोड़ दे तो इस कंपनी ने लगातार ही ग्रोथ दिखाई, लगातार ही इनके नेट प्रॉफिट और सेल लगातार ही बढ़ रही थी, और इनका जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है बहुत कम है। उसके बाद भी ये कंपनी अच्छा खासा अपने सेक्टर में, सेगमेंट में कर रही है। अब इन दो में देखो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इन दो क्वार्टर्स में सेल्स कम होने के। एक इन्फ्लेशन रीजन भी हो सकता है, और प्रोडक्ट की कॉस्टिंग भी हो सकती है, एक्सपेंशन मोड भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। बट उसके बावजूद कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में कुछ नहीं आने दिया, ना ही इन्होंने किसी तरह का बोरिंग करी, और ना ही क्या कहते हैं ऐसा कुछ किया कि जिससे इनका माइनस में जाए। अपने एक्सपेंस को कवर कर लिया, ठीक है। लास्ट ईयरली ग्रोथ देखते तो इनके 13 से 31,226 करोड़ से सेल्स इनकी बढ़कर 3,04,679 करोड़ की हुई है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। और 453 करोड़ से लेकर नेट प्रॉफिट इनका जो हाईएस्ट हुआ था, वो जो मार्च 2023 तक था, 1432 का करोड़ का इनका हाईएस्ट नेट प्रॉफिट था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं। अब बैलेंस शीट में आते हैं। बैलेंस शीट में इनकी जो इक्विटी कैपिटल है 30 करोड़ की है, और रिजर्व इनके पास 2385 करोड़ से भरकर 15,193 करोड़ रुपए है। बोरिंग इनकी ना के बराबर है 627 करोड़, और फिक्स एसेट 2023 करोड़, और CWI 49 करोड़, और इन्वेस्टमेंट 125 करोड़। तो देखा जाए तो इनके पास मोटा मोटा 15 2017 और 18,500 करोड़ तो हमें दिखता है इनके बैलेंस में, जो इनका पास अपना है। और उसमें से अगर 627 निकाले तभी 17,900 करोड़ रुपए इनका तब भी बचता है, ठीक है। और मार्केट कैपिटल कितने की है? ओनली 10,000 की, ठीक है। अब आता है प्रमोटर होल्डिंग पर। प्रमोटर होल्डिंग में 54.05% लगा भी, और ऊपर से आप देखिए 2021 से लेकर 2023 दो क्वार्टर खराब हुए हैं, मगर इन्होंने कभी भी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग तक को कम ही नहीं किया। इनफैक्ट इस वाले क्वार्टर में थोड़ी बहुत प्रमोटर की होल्डिंग बढ़कर ही आई है, ठीक है। FII की 16.89, FII के पास भी मेंटेन है, थोड़ी बहुत कम हुई है। और DI की 9114 से लेकर 11.0 करोड़ DI की बढ़ गई है। और जनरल पब्लिक के पास जो 19.93 हुआ करती थी वो घट ही गई है। अब इसमें इसमें भी हम देखें तो स्ट्रॉन्ग हैंड में 4.81 2.1 अपार्ट दिखा रहा है, यानी 4 to 6 ऑलमोस्ट 7%। तो यहाँ पे भी 11% के ऑलमोस्ट जनरल पब्लिक के पास है, बाकी सारे के सारे स्ट्रॉन्ग हैंड में है। तो अब आप देखिए जो स्ट्रॉन्ग हैंड है, FII DI प्रमोटर, इनको नहीं पता कि हमारे कंपनी में क्या कहते हैं इस तरह का हो रहा है, तो इस तरह हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। इनको पता है कि रिवाइवल हो जाएगा, वर्ल्ड की एक लीडिंग अच्छी खासी पोजिशन कंपनी रखती है, ठीक है। तो फंडामेंटली तो में कंपनी में कोई नजर नहीं आता है। अब चलता है टेक्निकल पे। ये इन्होंने लास्ट जो न्यू हाई बनाया था अपना फरवरी 2023 में ही बनाया था, जो कि अभी ज्यादा लास्ट करीब करीब एक साल हो चुका है। और उसके बाद लगातार स्टॉक गिरता चला गया रिजल्ट की वजह से या कुछ किसी, और ये इन्होंने बॉटम टच किया था, जो कि 299 का बनाया था रिजल्ट आने दिसंबर आने के बाद। अब इसमें करना चाहिए, देखे तो हमें पैटर्न तो मेरे को नजर नहीं आता। अब मैं कहता हूँ कि इसमें
बुक वैल्यू 516 है, और इस तरह की कंपनियां जो लॉस मेकिंग भी नहीं है, लगातार बिजनेस भी कर रही है, प्रॉफिट कम हो गया बट प्रॉफिट कर रही है, उसमें भी ऐसी कंपनियां बुक वैल्यू ज्यादा दिन तक बुक वैल्यू से नीचे नहीं रहा करती हैं। अगर हम इसमें कुछ ज्यादा कुछ ना करें तो आज ये स्टॉक अच्छा खासा ऊपर भी है 14% के अकॉर्डिंग। तो अगर हम आज का जो प्राइस अभी जो 350 प्राइस मान लेते हैं, यहाँ से भी चले और 516 की इनकी वो है बुक वैल्यू है यहाँ तक, तो 40.7% तो हमें दिखता ही है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें किसी तरह का कोई डाउट होना चाहिए कि कंपनी अपने बुक वैल्यू पोजीशन पर पहुंचेगी, अगर नहीं पहुंचेगी। फंडामेंटल से कोई डाउट नहीं है, इनकी वर्ल्ड की जो पोजीशन है उससे कोई डाउट मुझे नजर नहीं आता। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, यहाँ तक तो मान ही सकते हैं कि हम इतना गेन तो हमें मिलना ही चाहिए। और फिर भी एक अच्छी कंपनी, अच्छे अपने सेगमेंट की एक लीडिंग कंपनी है, तो और अगर हम इसको हाई टाइम तक भी इसको देखें तो हाई टाइम तक इसके जो ग्रोथ हमें अगर आप कंपनी अपने हाई टाइम को टच कर दी तो आपका अपना 190% ऑलमोस्ट 2 टाइम्स, आपका 3 टाइम्स मनी हो जाती है। और इसमें मैं कहता हूँ कि अगर इसमें अगर 3 साल भी लग गई तो क्या बुरा है, 3 साल में वैसे 3 टाइम्स होना कोई बहुत वो नहीं है। और चलो हम इसको छोड़ भी देते हैं, अगर 50% वाले लेते 50% में भी हमें क्या कहते हैं, अगर 1 ईयर भी लग गए यानी 2 क्वार्टर और एक दो क्वार्टर और खराब होते हैं, उसके बाद 2 क्वार्टर इंप्रूव होते हैं, तो भी ये एक साल में 47% तो बहुत इसलिए हमें नजर आता है कि वो मिल ही जाएगा। तो इसमें इसलिए जो मुझे लगता है कि क्या कहते हैं, डरने की अगर किसी के पास नहीं है तो वो एक बार एनालिसिस करके शायद इसको अपने वॉच लिस्ट में पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता है। और जिसके पास है उसको डरने की जरूरत नहीं है, सेल करने का तो मतलब ही नहीं होता। हाँ, एवरेजिंग की जा सकती है, अगर उसका परसेंटेज 5% से कुछ कम है तो वो एवरेजिंग कर सकता है और असल तसल्ली से अब इसको लेके बैठ सकता है, चाहे तो वो बुक वैल्यू तक, या फिर अगर बुक वैल्यू किसी ने बुक वैल्यू के आसपास खरीदा है तो वो उसके लाइफ टाइम हाई तक के लिए बैठ सकता है, अ, इसको होल्ड किया जा सकता है। तो ये इस तरह से हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं, इस तरह से सब चीज़ों को समझ सकते हैं। और जो नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा फैली थी कि राजा एक्सपोर्ट गिर गया, खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अच्छी खासी मुझे चीज़ फाइनेंशियल चीज़ नजर आती है, जैसे कि आपने भी देखा, हमने एनालिसिस किया, सब चीज़ नजर आती है। तो इस तरह से हम इसको आगे के अपने प्लान अपना तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।